हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज रिकिंडल। आज हम एसएसटी की एनसीईआरटी क्लास 8th की उसका फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो कैसे क्रॉप प्रोड्यूस होती है, उसे मैनेज कैसे किया जाता है, आज हम इस टॉपिक में वो सब डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो आपको इन बुक्स में दो कैरेक्टर्स दिखाई देंगे, एक का नाम है पहेली और एक का नाम है बूझो। तो ये दो फ्रेंड्स दिखाए हैं या सिबलिंग्स दिखाए हैं, इसमें ज़्यादा क्लियरली दिया नहीं हुआ है, लेकिन ये दोनों जो हैं इसमें क्या बोल रहे हैं कि दे आर गोइंग टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। और इनके अंकल जो हैं ही इज़ अ फार्मर। So one day they saw some tools like खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लो एक्सेट्रा इन द फील्ड। तो अब उनके जाहिर सी बात है, अगर उनके जो अंकल हैं वो फार्मर हैं, तो जब वो उनके फार्म को विज़िट करते हैं तो वहाँ पे उनको ये सब टूल्स देखने को मिलते हैं। तो वो क्यूरियस हो जाते हैं इन सब टूल्स को लेके। अब बूझो जो है वो क्या कह रहा है कि आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स। ठीक है, तो अब वो जानना चाह रहा है कि हम इन टूल्स को कहाँ यूज़ करते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर फ्रॉम हेयर। तो क्या बोल रहे हैं ये लोग, यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको फूड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। इसीलिए इनके लिए एक टर्म यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ का मतलब होता है फूड, मतलब अपना खाना आप खुद बना रहे हैं, अपने खाने का, अपने न्यूट्रिएंट्स का आप खुद इंतज़ाम कर रहे हैं। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, जैसे कि प्लांट्स। ठीक है, फिर आगे ये लोग क्या बोल रहे हैं कि एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, मतलब ह्यूमंस, वी आर ऑल्सो एनिमल्स, तो एनिमल्स हो गए या फिर ह्यूमंस हो गए, हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इसलिए हमें क्या कहा जाता है, हमें कहा जाता है हेटेरोट्रॉफ्स। तो एक होते हैं ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और एक होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो किसी और पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे लोग क्या कह रहे हैं, दैट यू हैव ऑलरेडी known that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हम जितने भी हमारी बॉडी फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन यानी सांस लेना हो गया, या फिर एक्सक्रीशन हो गया, इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वी नीड एनर्जी। वी गेट आर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। अब इस एनर्जी के लिए हमें फूड चाहिए, हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं, तो हम लोग प्लांट से भी इस फूड को डिराइव कर रहे हैं, एनिमल्स से भी कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं, जो एनिमल्स भी खाते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। आगे क्या बात आ रही है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। कि अगर हमें लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना है, लार्ज पॉपुलेशन को फीड करना है, तो हमारी प्रोडक्शन जो है वो रेगुलर, मतलब ऑलमोस्ट एक रेगुलर पैटर्न पे होनी चाहिए, एक सर्टेन टाइम पे प्रोडक्शन हो ही रही है, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए उस प्रोडक्शन का, और डिस्ट्रीब्यूशन भी उस प्रोडक्शन की इंश्योर की जानी चाहिए फॉर आर फूड रिक्वायरमेंट्स टू मीट। ठीक है, अब यहीं से आपका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है विच इज़ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। तो कुछ टाइम पहले की बात है, कुछ टाइम मतलब काफ़ी टाइम हो चुका है वैसे तो 10,000 BCE से पहले तक क्या चल रहा था, उस टाइम तक क्या चल रहा था कि लोग क्या थे, नोमैडिक थे। नोमैडिक का मतलब क्या होता है, दैट दे वर वैंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। कि लोग क्या थे, कभी भी एक जगह पे नहीं रहते थे, कभी कहीं रह रहे हैं, कभी कहीं रह रहे हैं, हमेशा मूव कर रहे हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, वी कॉल दैम नोमैड्स। ठीक है, तो क्या हो रहा था कि लोग पहले कैसे थे, नोमैडिक थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। तो वो कच्चा ही खाना खा लेते थे, रॉ का मतलब होता है कच्चा, फ्रूट्स तोड़ लिए पेड़ों से, वेजिटेबल्स तोड़ ली, एनिमल्स को हंट किया, और ऐसे वो लोग इधर उधर शिफ्ट होके सर्वाइव कर रहे थे। सेटलमेंट जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी कुछ टाइम पहले तक। Later, they could cultivate land and produce rice, wheat, and other food crops. Thus was born agriculture. But later on क्या होता है कि वो लोग प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, कल्टिवेट करना शुरू करते हैं लैंड को, राइस को प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, वीट और फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, और इन सब चीज़ों के साथ क्या होता है, एग्रीकल्चर का जन्म होता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं, आगे लोग क्या कह रहे हैं, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। तो हम अक्सर ये वर्ड सुनते हैं कि क्रॉप,
वीट की क्रॉप है या फिर राइस की क्रॉप है, फूड क्रॉप अभी एक टर्म आया था ऊपर। तो ये क्रॉप होती क्या है? तो क्रॉप क्या होती है? जब भी किसी एक वैरायटी का, एक तरह का प्लांट किसी एक प्लेस पर लार्ज स्केल के लिए उगाया जाए, उसको हम कहते हैं क्रॉप। जैसे कि क्रॉप ऑफ वीट, तो इन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी मेंशन किया है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं लोग। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। कि आप ग्रेन्स भी देखते हो, जैसे कि आपका वीट हो गया, बारले आपने सुना होगा, जवार, बाजरा, ये सब चीज़ें हैं, तो ये क्या है? सीरियल क्रॉप्स हैं। वेजिटेबल्स आप सुनते हो कि वेजिटेबल्स भी उगाई जाती हैं, वेजिटेबल के भी फील्ड होते हैं और फ्रूट्स के भी फील्ड होते हैं। These can be classified on the basis of the season in which they grow. तो कौन से सीजन में ये सब उगाया जा रहा है, उसके बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। आगे क्या लोग क्या कह रहे हैं कि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, कि हमको पता है कि इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो क्लाइमेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, या रेनफॉल कितना कहाँ हो रहा है, ये हर जगह पे अलग अलग डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से। इसलिए क्या है, इंडिया में बहुत सारी वैरायटी है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ कि वहाँ पे लोग कैसा फूड ग्रो करते हैं और क्या खाते हैं, व्हाट दे ईट। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसलिए पूरे देश में जिस भी तरह की क्रॉप उगाई जा रही है वो बहुत ही डिफरेंट है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी तो है, लेकिन फिर भी हम इनको दो तरह के क्रॉपिंग पैटर्न्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये दो क्रॉपिंग पैटर्न्स कौन से हैं? तो एक तो होती हैं आपकी खारिफ क्रॉप्स और एक होती है आपकी रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स कौन सी हैं? विच आर सोन इन द रेनी सीजन, जिसको रेनी सीजन में जिनके सीड्स को आप लगाते हो, मतलब कौन सा टाइम? जून से लेके सितंबर तक का टाइम। जब आप इन क्रॉप्स को सो करते हो तो इनको हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैम खरीफ क्रॉप्स। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इसके लिए? पैडी हो गया, पैडी यानी राइस, आप रेनी सीजन में लगाते हो। सोयाबीन हो गया, या फिर हो गया कॉटन, इसको भी आप रेनी सीजन में सो करते हो, तो इसको हम कौन सी क्रॉप कहेंगे? इसको हम कहेंगे खरीफ क्रॉप। दूसरी टाइप ऑफ क्रॉप कौन सी है? राबी क्रॉप। राबी क्रॉप कब लगाई जाती है? इन विंटर सीजन, यानी अक्टूबर से मार्च तक। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे कि हो गया वीट, ग्राम, पी यानी मटर, ठीक है, मस्टर्ड हो गया, या फिर लिनसीड हो गया। तो आप इसमें से वीट और मस्टर्ड को और पी को याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये वाली कौन सी क्रॉप्स हैं जो कि आप विंटर्स में लगा रहे हो, यानी अक्टूबर से मार्च तक, और इनको हम कहेंगे रबी क्रॉप्स। तो हमने दो तरह के क्रॉपिंग पैटर्न्स देखे इंडिया में कि दो कौन से सीजन्स में क्रॉप्स को उगाया जाता है। एक तो होता है आपका रबी क्रॉप्स और दूसरी आपकी होती हैं खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं? बिसाइड्स दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। तो समर्स में अभी हमने विंटर्स डिस्कस किया और हमने रेनी डिस्कस किया। समर्स में आप क्या देख रहे हो? वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन देख रहे हो, और पल्सेस, पल्सेस यानी दाल, दालों का कल्टीवेशन आप कब देख रहे हो? इन द समर सीजन। ठीक है, अब हम एक बार देख लेते हैं कि बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन कौन सी होती है। तो एक बार नीचे आ जाइए। तो ये इनकी कुछ कॉन्वर्सेशन चल रही है, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। तो क्या बोला जा रहा है नीचे? कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो जब भी क्रॉप का कल्टिवेशन हो रहा है तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो कि फार्मर उस टाइम पे करता है। वो कौन सी एक्टिविटीज़ है, अभी हम वो डिस्कस करते हैं। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. तो ये एक्टिविटीज़ आप भी करते होगे जब आप किसी गार्डनर को गार्डनिंग करते देखते हो, या जब आप खुद गार्डनिंग करते हो और अपने घर में प्लांट्स को उगाते हो। आगे क्या कह रहे हैं? These activities और टास्क आर रेफर्ड टू as agricultural practices which are listed below. इन सब एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल दैम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब इन प्रैक्टिसेस में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस आती हैं?
प्रेपरेशन ऑफ द सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना। सोइंग, सो करना, सो करने का मतलब क्या होता है कि आपने बीज को जो सॉइल है उसमें डाला है, उसमें सो किया है, उसको लगाया है बीज को वहाँ पे, तो सोइंग इज़ अ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इज़ एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। इरिगेशन यानी पानी देना, जब आप पानी देते हो फसलों को उसको भी हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहते हैं। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जो कि वीड्स होते हैं जो कि अनवांटेड वीड्स होते हैं, आपके अनवांटेड प्लांट्स जो कि आपकी मेन क्रॉप के साथ उग जाते हैं, तो उनको जब आप प्रोटेक्ट करते हो, मेन क्रॉप को जब आप इन वीड से प्रोटेक्ट करते हो, वीडीसाइड जब आप डालते हो, उसमें आगे हम देखेंगे कि वीडीसाइड्स क्या होते हैं, तो उसको आप क्या कहते हो, इट इज़ ऑल्सो एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। हार्वेस्टिंग मतलब जब फसल कटती है, जब फाइनली आप बड़ी बड़ी मशीन्स लेके जाते हो और जो आपने क्रॉप लगाई है आप उसको काट के लेकर आते हो, उसको भी एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की तरह कंसीडर किया जाता है। फिर उस ग्रेन की स्टोरेज को भी हम क्या कहते हैं, एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। तो हम अभी इस वाले लेक्चर में अपना पहला एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को डिस्कस करेंगे, विच इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो क्या कह रहे हैं लोग, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो प्रेपरेशन, सॉइल को प्रेप करना इज़ द फर्स्ट स्टेप जो आप अंडरटेक करते हो जब आप कोई भी क्रॉप लगाने वाले हो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। तो आप बेसिकली इसमें क्या करते हो कि आप जो सॉइल बहुत टाइम से जो फ्लैट सॉइल पड़ी होती है उसको टर्न करते हो और उसे थोड़ा सा लूज़ करते हो, उसमें हवा भरते हो थोड़ी सी, और इसको अभी डिटेल में हम डिस्कस करते हैं, आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। जब भी आप कभी भी आप घर पे देखोगे, जब भी आप कोई प्लांट लगा रहे हो किसी भी गमले में, तो अगर उसमें सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट है तो दादी या फिर मम्मा बोलते हैं ना कि उसमें हल्का सा उसको हिला दो, मतलब आप एक चाकू लो और उसको हल्का सा उससे खुरच खुरच के हल्का सा उसको लेवल कर दो सॉइल को, ताकि उसमें जो रूट्स हैं वो अंदर तक पहुंच सके। ठीक है, टिलिंग करो या लेवलिंग करो, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिपेयरिंग द सॉइल। ठीक है, द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली। तो ऐसा क्यों होता है कि जब आपने सॉइल को लूज़ किया तो सॉइल क्या करती है और ईजिली ब्रीथ कर पाती है, ऐसा क्यों होता है, या फिर प्लांट ईजिली ब्रीथ कर पाता है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. जब सॉइल थोड़ी लूज हो जाती है तो उसमें क्या आने लग जाता है, माइक्रोब्स या फिर अर्थवॉर्म्स पे आने लग जाते हैं। माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और अर्थवॉर्म्स उसमें पैदा होने लग जाते हैं। These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to the soil. तो ये क्या करते हैं, जब कोई भी आप कभी भी देखना, जब एक अर्थवॉर्म जो होता है वो किसी भी मिट्टी में कभी बाहर आ रहा है कभी अंदर जा रहा है, उसमें होल्स बना रहा है, अपना घर भी उसमें बनाता है, उसमें रहता है। ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी सॉइल में अपना घर बनाते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, उस सॉइल को बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। उस डिस्टर्बेंस से क्या होता है कि सॉइल कभी बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, हिल रही है इधर उधर, उससे जो आपके एटमॉस्फेयर में जो हवा प्रेजेंट है, एयर जो प्रेजेंट है, वो उस सॉइल में जाती है और सॉइल को ब्रीथ करने में हेल्प करती है। इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। ठीक है, और इससे क्या होता है, सॉइल थोड़ी और लूजन होती है, उसमें हमस भी ऐड होता है। हमस क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर। इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। हमस क्या होता है, एक तरह का न्यूट्रिएंट है बेसिकली। इससे क्या होता है, प्लांट को ग्रो करने में हेल्प मिलती है हमस से। ठीक है, but why the soil needs to be turned and loosened? You have learnt in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organisms. हमको पता है कि सॉइल में क्या क्या होता है, कुछ मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, उसमें हवा भी होती है, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डीकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। तो क्या होता है इसमें, जो माइक्रोब्स इसमें प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, किसी भी डेड प्लांट को या फिर एनिमल को डिसइंटीग्रेट करते हैं, यानी डिकम्पोज करते हैं। जो गल जाते हैं ना, आप देखते हैं कि प्लांट्स कोई भी मर गया या फिर कोई एनिमल मर गया तो वो गलना शुरू हो जाता है, उसकी बॉडी थोड़ी सी डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। तो वो कौन कर रहा होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम है। ठीक है, इसमें आगे एक चैप्टर भी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जब हम उस तक पहुँचेंगे तो आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम क्या होता है, उस सॉइल को हल्का सा
न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, या फिर वहाँ पे जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है उसको डिकम्पोज करना। ठीक है, फिर क्या लिखा है इन्होंने, इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय द सॉइल ऑर्गेनिजम्स, इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। तो जो डेड प्लांट है, जो डेड एनिमल है, उसकी बॉडी से जो भी न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो रहे हैं वो सॉइल में जाके ऐड हो जाते हैं। These nutrients are again absorbed by the plants। और उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लांट्स की रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जो भी न्यूट्रिएंट्स एक डेड एनिमल या प्लांट की वजह से सॉइल में वापस गए, उसको कौन दोबारा से कंज्यूम कर रहा है, वही प्लांट की रूट्स। Since only a few centimeters of the top layer of soil support plant growth, turning and loosening of the soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients। तो क्या होता है, जब भी आप उससे खुरपी से, सिकल से, किसी टूल से उस सॉइल को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो नीचे जो न्यूट्रिएंट्स वाली सॉइल होती है वो ऊपर आ जाती है, और ऐसे वो ओवर टर्निंग ऑफ द सॉइल हो जाता है। तो अच्छे वाली जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट वाली ऊपर आ जाती है उसको डिस्टर्ब करने से, और जो ख़राब होती है वो नीचे बैठ जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, प्लांट और अच्छे से ग्रो कर पाता है। ठीक है, ये बेटर वाली सॉइल और ये है ओल्ड सॉइल। दस क्या बोल रहे हैं लोग, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सॉइल को टर्न करो, लूजन करो, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। इसको टिलिंग या फिर प्लोइंग कहा जाता है। दिस इज़ डन by using a plow। Plows are made of wood or iron। If the soil is very dry, it may need watering before plowing। तो प्लो क्या होता है, एक तरह का टूल होता है, अभी हम देखेंगे आगे प्लो क्या होता है। तो प्लो क्या होता है, एक तरह का टूल होता है जो किस चीज़ में मदद करता है, उस सॉइल को टर्न करने में। ठीक है, उसको बेसिकली ब्रीथ करवाने में, उसमें टिलिंग पॉसिबल हो पाए, या फिर प्लोइंग करने के लिए एक टूल होता है जिसको हम प्लो कहते हैं। द प्लोड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। की जो जब प्लो कर रहे होते हैं आप फील्ड को, तो उसमें से बड़े बड़े लम्स आपको दिखेंगे सॉइल के, उसे हम क्या कहते हैं, क्रम्स कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। इन जो बड़े बड़े क्रम्स होते हैं उनको ब्रेक करना बहुत नेसेसरी है, ताकि लेवल हो सके, ऑब्वियसली सॉइल थोड़ी लेवल हो जाए। ठीक है, लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। तो सो करने के लिए सीड्स को, और पानी बाद में इरीगेट करने के लिए, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवलिंग ऑफ द सॉइल एंड प्लोइंग। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। तो लेवलर भी एक चीज़ होती है, एक टूल होता है, इसकी मदद से आप सॉइल को लेवल करते हो। ठीक है, समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। तो सॉइल में कभी कभी मैन्योर भी ऐड किया जाता है उसको टिल करने से पहले। ठीक है, दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। इससे क्या होता है, जो आपने मैन्योर ऐड किया है वो सॉइल में प्रॉपरली चला जाता है, बेसिकली न्यूट्रिएंट को एनरिच करने के लिए। मैन्योर क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे, तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। न्यूट्रिएंट को रिच करने के लिए आप कभी कभी मैन्योर ऐड करते हो सॉइल में, और उसके बाद टिलिंग करते हो, ताकि वो मिक्सिंग हो जाए बेसिकली। ठीक है, द सॉइल इज़ मॉइस्टन्ड बिफोर सोइंग। तो आप इरीगेट भी करते हो टिल करने से पहले, और मैन्योर भी ऐड करते हो, ताकि जितना हो सके सॉफ्ट हो जाए सॉइल और न्यूट्रिएंट रिच हो जाए। आई होप आपको ये लेक्चर यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स वाला टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इफ़ यू लाइक द लेक्चर, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली। थैंक यू।